नमस्कार। आज हम संस्कृत भाषा के बारे में जानेंगे। संस्कृत भाषा देव भाषा कही जाती है। यह बहुत पुरानी भाषा है। ऐसा माना जाता है कि देवताओं के द्वारा इसे प्रयोग में लाया जाता था, इसीलिए इसका नाम देव भाषा है। विश्व भर में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं, उन सब भाषाओं की जननी संस्कृत है और इस संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा की माँ जो है वह संस्कृत कही जाती है। संस्कृत भाषा अति प्राचीन भाषा है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह भाषा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह भाषा शुद्ध भाषा के रूप में भी जानी जाती है, अर्थात विभिन्न प्रकार की भाषाओं में से संस्कृत एकमात्र ऐसी भाषा है जिसकी व्याकरण में किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि नहीं है। संस्कृत भाषा के इस परिचय के अंतर्गत हम सबसे पहले वर्णमाला को जानेंगे। किसी भी भाषा को जानने के लिए उस भाषा के मूल तत्व को जानना आवश्यक होता है और मूल अर्थात जो जड़ है वह है वर्णमाला। इसी वर्णमाला से हम किसी भी भाषा का तात्पर्य, मतलब यहाँ पर हिंदी और संस्कृत भाषा की जो वर्णमाला है उससे हम उस भाषा का अध्ययन कर सकने में सफल होंगे। तो जैसे कि धारणा है कि संस्कृत जो है बहुत कठिन भाषा है और हम इसे जानते नहीं हैं, हमें याद नहीं होगा, हम कैसे याद करेंगे, संस्कृत तो बहुत कठिन है, यह नाम मात्र की हमारे हृदय की धारणा है। इस धारणा को तोड़कर जब आप संस्कृत का अध्ययन करेंगे तो यह भाषा आपको बहुत सरल लगेगी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसकी शुद्धता का ज्ञान भी आपको होगा। तो संस्कृत भाषा की जो वर्णमाला है वह हिंदी भाषा की तरह, असल में हिंदी भाषा की वर्णमाला संस्कृत भाषा की वर्णमाला है। चूंकि संस्कृत भाषा हिंदी की जननी है और चूंकि जननी है हिंदी की, तो स्वाभाविक सी बात है माता के गुण उसकी पुत्री में तो होंगे ही। इसीलिए हिंदी नामक इस पुत्री के अंतर्गत जो वर्णमाला है वह संस्कृत भाषा की वर्णमाला है। आप हिंदी के अंतर्गत उसे पढ़ चुके हैं, उसमें थोड़ा कुछ ही परिवर्तन आपको यहाँ पर दिखाई देगा, दर्शनीय होगा, जिससे आपको पता चलेगा कि संस्कृत भाषा के अंतर्गत कुछ अन्य वर्ण भी हैं जिनका प्रयोग भाषा के अंतर्गत किया जाता है, जिन्हें आप नहीं जानते हैं। तो आइए हम सबसे पहले संस्कृत भाषा को जानने के लिए संस्कृत भाषा की वर्णमाला का अध्ययन करें। संस्कृत वर्णमाला के अंतर्गत ठीक वैसे ही जैसे हिंदी में स्वर और व्यंजन होते हैं, ठीक वैसे ही स्वर और व्यंजन होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वरों की। स्वरों के अंतर्गत अ, आ, ई, उ, ओ, री। यहाँ पर बड़ी री भी होती है। हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत अ से लेकर र ऋषि तक के वर्ण होते हैं। यह बड़ा री जो है यह संस्कृत में होता है, यह हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत नहीं होता है। तो यह एक अतिरिक्त वर्ण आप समझ सकते हैं जो हिंदी भाषा में नहीं है लेकिन संस्कृत भाषा के अंतर्गत है। ए, आई, ओ, औ और ल। यह ल भी संस्कृत भाषा के अंतर्गत है, अर्थात हिंदी में यह नहीं होता है लेकिन संस्कृत भाषा के अंतर्गत इसका महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस प्रकार से संस्कृत वर्णमाला के अंतर्गत यह 13 प्रकार के स्वर होते हैं। यह सभी स्वर हिंदी में भी होते हैं। इसमें अतिरिक्त अर्थात संस्कृत भाषा में 2 अतिरिक्त स्वर होते हैं। एक तो बड़ा री ऋषि का, जिसे आप इस प्रकार से लिखते हैं छोटे री के रूप में, यह बड़ा री है क्योंकि इसके अंतर्गत 2 र की जो है मात्राएं नीचे आपको दिखाई देंगी। दूसरा यह ल के साथ में यहाँ पर र ऋषि का जुड़ा हुआ है। तो यह दोनों अतिरिक्त वर्ण आपको हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत नहीं दिखाई देंगे, अपितु यह संस्कृत भाषा के अंतर्गत आपको दर्शनीय होंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं व्यंजन की। तो आप सभी जानते हैं हिंदी के अंतर्गत व्यंजन क से ह तक के व्यंजन होते हैं, ठीक वही व्यंजन संस्कृत भाषा के अंतर्गत भी होते हैं। या मैं ये कहूँ कि ये संस्कृत भाषा के ही हैं, ठीक यही हिंदी भाषा में होते हैं। संस्कृत भाषा का इसलिए बता रहे हैं क्योंकि
आप हिंदी को तो जानते हैं लेकिन संस्कृत आपको बड़ी जटिल लगती है और आप सोचते हैं कि इसमें तो बहुत सारी कठिनाइयां हैं, हम कैसे क्या कर पाएंगे। तो जो हिंदी में है वह सब संस्कृत से ही हिंदी को प्राप्त हुआ है। हिंदी को आप जानते हैं, संस्कृत को जानने के लिए आपको अधिक कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि विभिन्न प्रकार के वर्ण आप पहले से अर्थात इनसे आप पूर्व परिचित हैं। थोड़ा कहीं जो अंतर है, जैसा मामूली सा अंतर हमने यहाँ पर देखा, ठीक वैसा ही यहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ अंतर है, वह मैं बताऊंगी। तो व्यंजन क से ह तक के होते हैं, ठीक 5 वर्ग के अंतर्गत क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इन पांचों वर्ग का तात्पर्य है कि यह जो क की लाइन है जिसके अंतर्गत आप लिखते हैं क, ख, ग, घ, ण। च वर्ग च, छ, झ, झ, ञ। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, भ, म। तो यह 5 प्रकार के जो है वर्ग यहाँ पर बटे हुए हैं। यह पांचों प्रकार के वर्ग व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो संस्कृत में वही व्यंजन है जो हिंदी के अंतर्गत आप अभी तक पढ़ते आए हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे अंतःस्थ व्यंजन की। अंतःस्थ व्यंजन जो है वह है य, र, ल, व। यह 4 वर्ण अंतःस्थ व्यंजन संस्कृत के अंतर्गत भी है। यही जो व्यंजन है वह स्पर्श व्यंजन भी कहे जाते हैं। यह हिंदी के अंतर्गत भी स्पर्श व्यंजन है। अंतःस्थ व्यंजन 4 प्रकार के हैं, य, र, ल, व। उसके बाद में आते हैं ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन श, श, स और ह। यह 4 वर्ण ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में आता है अयोग्य वाहक। अब आप देखिए कि जब हम अनार से लिखना प्रारंभ करते हैं, हिंदी वर्णमाला जब हम लिखते हैं तो हम अ से लिखकर जो है औ के बाद में अम और अह लिखते हैं वर्णमाला के अंतर्गत। जब हम उन्हें स्वर और व्यंजन में विभाजित नहीं करते तब हम अ से लेकर अह तक के लिखेंगे, फिर हम क, ख, घ जो भी है आगे वर्णमाला पूरी करेंगे तो हम ज्ञानी तक के लिखेंगे। यहाँ हम स्वर और व्यंजन के विभाजन के रूप में वर्णमाला को हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि औ के बाद में अम और अह नहीं आया। ठीक जिस प्रकार से हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत भी छोटी कक्षाओं के अंतर्गत वर्णमाला के साथ में उसे पढ़ाया जाता है, लेकिन बड़ी कक्षाओं के अंतर्गत वही अनुस्वार और अनुनासिक अयोग्य भाग के रूप में पढ़ाया जाता है। ठीक यह भी अयोग्य भाग के अंतर्गत यह जो अम यहाँ पर आना चाहिए, जिसे हम अम बोलते हैं, अ के ऊपर एक बिंदु लगा हुआ है जिसे हम अनुस्वार कहते हैं। तो यह जो है, यह जो अनुस्वार है, यह जो बिंदु है इसका नाम अनुस्वार है और यह अयोग्य भाग की श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक इसके बाद में अह जब हम कहेंगे तो अह जब है तो उसके पीछे 2 बिंदु आपको लगे हुए नजर आते हैं। तो अ नहीं है, केवल यहाँ पर 2 बिंदु है। संस्कृत में इसका नाम विसर्ग है, इसे विसर्ग कहा जाता है। और हमने जैसे कहा अह, तो ह का उच्चारण हमारे स्वर के साथ में आया, तो विसर्ग जहां भी लगा होता है वहां हम ह उच्चारित करते हैं। जैसे राम लिखा हुआ है उसके साथ में विसर्ग लगा हुआ है तो हम कहेंगे रामः, अर्थात विसर्ग हम उच्चारित करेंगे ह के रूप में। ठीक इसी प्रकार से जहां पर अनुस्वार लगा हुआ है, यह जो बिंदु लगा हुआ है हम कहते हैं अम, तो इस म को आप इसी रूप में उच्चारित करेंगे। जहां भी अनुस्वार लगा हुआ है, जैसे राम के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, बिंदु लगा हुआ है, तो आप पढ़ेंगे उसको रामम, अर्थात इसको आप म उच्चारित करेंगे, इसको आप ह उच्चारित करेंगे। इसके अतिरिक्त है यहाँ पर हलंत। हलंत का यह जो चिन्ह है, इस चिन्ह का प्रयोग आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर जब वर्णमाला लिखी भी है तो प्रत्येक वर्ग के वर्ण को लिखते समय मैंने इस हलंत का प्रयोग किया है। हलंत का तात्पर्य यह है कि मैंने यहाँ पर इन सभी व्यंजनों को स्वर रहित लिखा हुआ है। हम व्यंजनों को 2 प्रकार से लिख सकते हैं, स्वर रहित और स्वर सहित। इन व्यंजनों को स्वर की सहायता के बगैर बोला नहीं जा सकता है, अर्थात व्यंजनों को बोलने के लिए आपको स्वर की आवश्यकता होगी ही होगी। इनके बगैर आप व्यंजनों को नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आप स्वर के बगैर व्यंजनों को लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे? हलंत की सहायता से लिखेंगे। जब आपको स्वर रहित व्यंजन लिखना है तो उस समय पर आप जिस वर्ण के अंतर्गत आपने हलंत लगाया हुआ है उसका तात्पर्य यही है कि यह जो व्यंजन है यह स्वर रहित लिखा गया है। तो इस प्रकार से यह थी संस्कृत की वर्णमाला।
किसी भी प्रकार से यह हिंदी वर्णमाला से अधिक जटिल और बिल्कुल भिन्न नहीं है। आप इन सब वर्णों को पहले से जानते हैं, इनसे आप पूर्व परिचित हैं। कुछ सामान्य से मामूली से अंतर यहाँ पर आपको देखने को मिले होंगे, जिन्हें आप अभ्यास के द्वारा आसानी से सीख सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको यह वर्णमाला समझ में आ गई होगी। इसका जो उच्चारण है वह भी आपको समझ में आ गया होगा। और संस्कृत भाषा को जानने के लिए सबसे पहले पड़ाव पर आप इस वर्णमाला को याद कर संस्कृत को आसानी से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। नमस्कार।